नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे प्लास्टिक अनीमिया के मुताल्लिक़। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर सलमान, जैसे कि बात हो रही थी ये प्लास्टिक अनीमिया के हवाले से, आपने बताया कि वो लोग जिनको विरासत में ये बीमारी मिली होती है उनके अंदर इससे ज़्यादा और कुछ किया नहीं जा सकता कि जितना जल्दी हो सके इलाज की तरफ तवज्जो दी जा सके। डॉक्टर साहब, इसी तरह से मैं पूछना चाहूँगा कि पैदाइशी तौर पर जो बीमारियाँ मिलती हैं, आमतौर पर एक से ज़ायद डिफ़ेक्ट्स भी मिल सकते हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि तशख़ीस के अंदर ये चीज़ भी किसी अहमियत की हामिल है कि उनके अंदर किसी और तरह के डिफ़ेक्ट्स मिलते हों जिसके साथ इस बीमारी की एसोसिएशन हो? हाँ बिल्कुल। इसीलिए ये बहुत वाइटल है कि उन उन बच्चों को या उन नौजवानों को आइडेंटिफाई किया जाए कि जो इनहेरिटेड एप्लास्टिक एनीमिया जिनको है। अब उनमें ये कुछ तो टिपिकल प्रॉब्लम्स होती हैं कि जब वो फिजिशियन के पास जाते हैं लोग, तो वो कहते हैं कि इसको तो फैंकनी लगता है, इसलिए कि उनमें अक्सर औक़ात जो है वो कद छोटा होगा, थोड़ा सा जो आईक्यू लेवल कम होगा, मेंटल रिटार्डेशन नहीं होता लेकिन सब नॉर्मल आईक्यू होता है जी। डेवलपमेंटल डिलेज़ होती हैं, उनमें बोलना देर से शुरू किया, खड़ा होना देर से शुरू किया, एक्स्ट्रा डिजिट हो सकती है उनकी, एक्स्ट्रा थंब हो सकता है, या थंब जो है वो कम डेवलप हुआ जिसको हाइपोप्लास्टिक थंब कहते हैं। जी। यहाँ पर एक हड्डी है हाथ की हड्डी जिसको रेडियस कहा जा सकता है, वो एब्सेंट हो सकती है। जिस्म पे स्पॉट्स होते हैं, सफ़ेद सफ़ेद स्पॉट्स, उनको कैफ़े ओले स्पॉट्स कहलाते हैं, वो हो सकते हैं। जो ये प्लास्टिक एनीमिया के और फीचर्स हैं, पैनसाइटोपिनिया ज़ाहिर है वो हो सकता है, खून के ज़रात कम हो सकते हैं। अल्ट्रासाउंड किया जाए तो किडनी की एबनॉर्मेलिटीज़ हैं जो हॉर्स शू किडनीज़ कहलाती हैं, वो मिल सकती हैं। लेकिन यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत से ऐसे होंगे इनहेरिटेड एप्लास्टिक एनीमिया कि जिनको है इनहेरिटेड वैरायटी, लेकिन इनमें से एक भी फीचर नहीं है, और वो सबसे डिफ़िकल्ट ग्रुप होता है क्योंकि वो ग्रुप फिजिशियन की आंख से छुपा रहता है, क्योंकि उसको कोई फिज़िकल एबनॉर्मेलिटीज़ नहीं है और वो फैनकनीज़ की तरफ सोचता ही नहीं। और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि फैनकनी के अगर इलाज किया जा रहा है, और जैसे हमने बात की कि उसका तो ट्रीटमेंट ऑप्शन सिर्फ एक ही है कि ट्रांसप्लांटेशन किया जाए, तो अगर उसके बहन भाई से उसका मैच हो भी गया है तो उनको भी फैनकनी के कैरियर स्टेटस के लिए चेक कर लिया जाए, क्योंकि वो भी फिज़िकली ठीक हो सकते हैं लेकिन वो जीन कैरी कर रहे हैं। तो वो तो सबसे अनफॉर्चुनेट बात होगी कि उसी को डोनर का फिर आपने ट्रांसप्लांट कर दिया एक बीमारी का, और वही फैनकनी की जीन दोबारा डाल दी गई। तो इसलिए जी। बहुत वाइटल है कि इस ग्रुप को आइडेंटिफाई किया जाए। और आपके सवाल का दूसरा हिस्सा था कि क्या और डिफेक्ट्स हैं और प्रॉब्लम्स हैं, तो बिल्कुल जो जिन बच्चों को या जिन लोगों को फैनकनी एनीमिया या इनहेरिटेड वैरायटी ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया है, वो उनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं अगर उनका इलाज नहीं किया जाएगा तो उनको मुस्तकबिल में कैंसर हो सकता है खून का, जिसको एक्यूट लुकीमिया कहते हैं, उनको माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम हो सकती है, जो ये शदीद बीमारियां हैं। तो अगर उनको ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा तो वो उन लेट क्लोनल डिसऑर्डर्स कहलाते हैं, उन लेट क्लोनल डिसऑर्डर्स से भी बच जाएंगे, क्योंकि बदकिस्मती से यहाँ तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट और दूसरी चीज़ें थोड़ा बहुत काम कर जाती हैं। जाएंगी, लेकिन अगर वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे इनटू एक्यूट लुकीमिया तो फिर वो उन एक्यूट ल्यूकीमियाज की तरह बिहेव नहीं करेंगे जो कि डिनोवो ल्यूकीमियाज कहलाते हैं, कि जिनका इलाज बेहतर तरीके से किया जा सकता है। तो ये लोग उसके लिए अगर ट्रांसफॉर्म्ड ल्यूकीमियाज होंगे तो वो उस ट्रीटमेंट को भी पुअरली रिस्पॉन्ड करेंगे, जिसको अदरवाइज़ लोग बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड कर जाते हैं। डॉक्टर साहब, इस बीमारी को मद्देनज़र रखते हुए कोई पैगाम आप देना चाहेंगे आवाम को? लोगों के लिए भी पैगाम है और डॉक्टर्स के लिए, फिजिशंस के लिए भी पैगाम है। लोगों के लिए तो ये कि जैसे हमने अभी अलामात की बात की थी बोन मैरो फेलियर की, अगर ये अलामात होती हैं तो उनको जल्दी डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। अगर बुखार है और वहाँ दवाएं खाने से नहीं ख़त्म हो रहा है तो उनको डॉक्टर के पास जल्दी चले जाना चाहिए। फिजिशंस के लिए ये पैगाम है कि अर्ली रिकग्निशन और अर्ली रेफरल टू स्पेशलिस्ट सेंटर ज़रूरी है, क्योंकि अब जो ज़माना है जी वो है स्पेशलाइज्ड केयर का। हार्ट की बीमारी होती है तो हार्ट के स्पेशलिस्ट सेंटर्स मौजूद हैं, न्यूरोलॉजी के सेंटर्स हैं, तो इसी तरीके से जो है वो स्पेशलाइज्ड सेंटर में चले जाना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी का अनफॉर्चुनेटली एट जनरल प्रैक्टिशनर लेवल इलाज मौजूद नहीं है। इवन सपोर्टिव केयर जो है वो नापैद है सेंटर्स के अलावा। खून की अवेलेबिलिटी नहीं है या साफ़ खून की अवेलेबिलिटी इज़ अ प्रॉब्लम।
हॉस्पिटलाइजेशन की प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, आइसोलेशन की एट टाइम ज़रूरत पड़ती है, उसकी फैसिलिटीज़ नहीं है, दवाओं की जिनकी हमने बात की, ना सिर्फ उनको देना है बल्कि उनकी मॉनिटरिंग ज़रूरी है। तो फिजिशियंस के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि अगर वो ये तशख़ीस करते हैं या इवन उन्हें शक है कि ये प्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, तो वो जल्दी लोगों को स्पेशलाइज्ड सेंटर्स रेफ़र करें। डॉक्टर साहब, एक दफ़ा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप तशरीफ़ लाए और बहुत सारी अहम मालूमात हमें फ़राहम की। इट्स अ प्लेजर, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, सेल्फ़ मेडिकेशन एक ऐसा मामला है जो हमारे ख़ित्ते में बहुत ज़्यादा नज़र आता है। अगर आप किसी दावत में भी चले जाएँ और थोड़ा बहुत आपकी तबीयत नासाज हो रही हो, तो मेरे ख़्याल से आपकी दूसरी या तीसरी सीट पे बैठा हुआ इंसान आपको मशवरा दे देता है, और ऐसा मशवरा जिसके ऊपर आप अमल भी करना शुरू कर देते हैं। उर्दू की एक बहुत पुरानी कहावत है कि जिसका काम उसी को साझे। इस कहावत को याद रखा कीजिए। मैं डॉक्टर हूँ, अगर मैं इस इमारत के आर्किटेक्चर पे बात करना शुरू कर दूँ तो मेरे ख़्याल से मैं कुछ भी नहीं कह पाऊँगा, या सही तौर पर कुछ भी नहीं बता पाऊँगा। इसी तरह से अगर आप वो काम करना शुरू कर दें जिसके लिए आपकी काबिलियत आपको इजाज़त नहीं देती, तो वो काम सही से कभी भी नहीं हो सकता। इस चीज़ को हमेशा मद्देनज़र रखिए, चाहे वो बात दवाओं की हो, चाहे ज़िंदगी का कोई और मामला हो। कोशिश ये किया कीजिए कि उन एडवाइसेस को लें या उन सलाहों पर अमल किया जाए जो सही जगह से आई हों, ना कि उन सलाहों के पीछे आप भागते फिरें जो शायद आपके लिए नुकसानदेह साबित होंगी लॉन्ग टर्म में। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं डॉक्टर इकराम आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।